लास्ट डे हम हेडिंग डाले हुए थे सी प्लस प्लस बेसिक्स, जिसमें सबसे पहले बताए थे वेरिएबल, सेकंड में बताए थे कांस्टेंट, थर्ड में बताए थे आइडेंटिफायर, और अब फोर्थ में लिखिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लिखिए, कीवर्ड्स लिखिए। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। Keywords are the reserved words of any programming language. Keywords are the reserved words of any programming language. Any programming language which has a certain meaning. Which has a certain meaning in that programming language. In that programming language. Full stop. लिखिए although we can use these keywords in the program, but we can't redefine it. और सब लोग समझिए, देखिए कीवर्ड्स क्या है। तो हम बताए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिस रिजर्व वर्ड्स का उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक खास मीनिंग होता है, और ऐसे ही रिजर्व वर्ड्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड्स बोले। हम आगे बतलाए कि हालांकि हम जरूरत के हिसाब से किसी भी कीवर्ड्स का प्रोग्राम में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को रीडिफाइन नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी के मीनिंग किसी को मिसयूज नहीं कर सकते। जिसका जो नेम है और जिसका जो वर्क है वो फिक्स रहेगा। समझ गए सब लोग? तो आप लोग सी पढ़े हैं, सी में कितने कीवर्ड्स पढ़े थे? 32 सर। 32 पढ़े थे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स 48 keywords. C++ provides 48 keywords. देखिए आप लोग C में 32 कीवर्ड्स पढ़े थे, लेकिन C++ में 48 कीवर्ड्स है। देखिए इस 48 कीवर्ड में एक्चुअल में C में जो आप 32 कीवर्ड्स पढ़े हैं, उसी 32 कीवर्ड्स को C++ भी इनहेरिट किया है। यानी C में जो 32 कीवर्ड्स आप पढ़े हैं, वो तो 32 कीवर्ड्स C++ में यूज करेंगे ही, साथ में 16 एक्स्ट्रा कीवर्ड है, 16 एक्स्ट्रा कीवर्ड्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये दोनों मिला के कितना हो गया? 48। यानी 32 कीवर्ड्स पहले से है सी में, जिसको आप पढ़ चुके हैं, तो ये 32 कीवर्ड्स तो पहले से जानते हैं। 16 न्यू कीवर्ड्स जो है, 16 न्यू कीवर्ड्स, ये दोनों मिला के कितना हो गया? 48। तो देखिए 32 कीवर्ड्स तो आप पहले से ही जानते हैं। 16 न्यू कीवर्ड्स जो हम C++ में यूज करेंगे, उसको हम यहाँ लिखते हैं। कौन कौन सा कीवर्ड्स हम यूज करते हैं? ASM क्लास, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इनलाइन, टेम्पलेट, ऑपरेटर, न्यू, डिलीट, ट्राई, थ्रो, पैच, वर्चुअल और फ्रेंड। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 1 बज गया 19 तो ये 16 न्यू कीवर्ड्स है जिसका हम C++ में इस्तेमाल करते हैं। सब लोग समझ गए? यस सर। तो कीवर्ड्स हो गया और इसके साथ ही हम जो मेन हेडिंग डाले थे C++ बेसिक्स वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो बोलते हैं आईओ स्ट्रीम STREAM इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। लिखिए C++ provides two common stream 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 for input output लिखिए both streams are defined in iostream.h header file iostream.h header file iostream.h header file देखिए कौन कौन सा, पहला लिखिए C in और दूसरा लिखिए C out। फर्स्ट लिखिए C in और सेकंड में C out। देखिए हम बताए कि C++ इनपुट आउटपुट के लिए दो कॉमन स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा? C in और C out। और ये दोनों ही स्ट्रिंग कहां डिफाइंड है? iostream.h नाम के हेडर फाइल में। देखिए C in एक्चुअल में ये इनपुट स्ट्रीम है और C out एक आउटपुट स्ट्रीम है। ये दो अलग अलग क्लास के अंदर डिफाइंड है हेडर फाइल के अंदर। जैसे C in ये है आई स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड, आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, और सी आउट ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है। तो या तो आप दोनों अलग अलग हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हैं आई स्ट्रीम डॉट एच या और ओ स्ट्रीम डॉट एच, या फिर ये दोनों को कंबाइन करके दोनों को इनहेरिट करके बना हुआ है आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए? यानी एक्चुअल में सीन इनपुट स्ट्रीम है जो आई स्ट्रीम नाम के क्लास के अंदर डिफाइंड है। सी आउट आउटपुट स्ट्रीम है जो ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइंड है। आप चाहे तो ये दो अलग अलग क्लास को इंक्लूड मतलब हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, या दोनों को इनहेरिट करके एक बना हुआ है आईओ स्ट्रीम डॉट एच। एक ही बार इसको इंक्लूड कीजिए, दोनों ही सीन और सी आउट इंक्लूड हो जाएगा प्रोग्राम में। समझ गए? तो अब दोनों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लिखिए सी इन, लिखिए इट इज इनपुट स्ट्रीम, used with separate extension operator, ये डबल ग्रेटर देन, used with separate extension operator to input values
सर सेपरेट के बाद क्या बोले? सेपरेट एक्सटर्शन ऑपरेटर, ये डबल ग्रेटर देन को बोलते हैं एक्सटर्शन ऑपरेटर। सेपरेट एक्सटर्शन ऑपरेटर टू इनपुट वैल्यूज from the user at runtime, input values from the user at runtime। देखिए सीन के बारे में बतलाए कि एक इनपुट स्ट्रीम है जिसका इस्तेमाल हम सेपरेट एक्सटर्शन ऑपरेटर के साथ करते हैं। किस लिए? तो रन टाइम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेने के लिए। कैसे? इसका सिंटैक्स क्या है? लिखिए सिंटैक्स, सी इन एक्सटर्शन ऑपरेटर वेरिएबल 1 एक्सटर्शन ऑपरेटर वेरिएबल 2 अप टू जितना वेरिएबल में इनपुट लेना है वेरिएबल n। इस तरह से जितना इनपुट लेना आप चाहें ले सकते हैं। सब लोग एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a और दूसरा वेरिएबल है फ्लोट b। अब इस दोनों वेरिएबल में एक साथ इनपुट लेना है तो क्या लिखेंगे? सी इन एक्सटर्शन ऑपरेटर a एक्सटर्शन ऑपरेटर b। इस तरह से यूजर जो रन टाइम दो वैल्यू इनपुट करेगा वो किसमें स्टोर होगा? पहला वैल्यू a में और दूसरा वैल्यू b में। देखिए एक्चुअल में जहां सी में आप इनपुट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते थे, उसी जगह पर सी प्लस प्लस में हम सीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको सी के तरह कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी %d %f वो सब लगाने का झंझट नहीं है। डायरेक्ट सीन एक्सटर्शन ऑपरेटर वेरिएबल एक्सटर्शन ऑपरेटर वेरिएबल, इस तरह से जितना वैल्यू इनपुट लेना चाहें ले सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? समझ रहे हैं? यस सर। तो अब सेकंड लिखिए सी आउट। अब सेकंड लिखिए सी आउट। लिखिए इट इज आउटपुट स्ट्रीम, it is output stream used with separate insertion operator to print the value of variable on the screen, print the value of variable on the screen। तो सी आउट के बारे में बतलाए कि ये एक आउटपुट स्ट्रीम है जिसका इस्तेमाल हम सेपरेट इंसर्शन ऑपरेटर, ये डबल लेस देन सेपरेट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ करते हैं। किस लिए? तो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। जैसे देखिए सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है? सी आउट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 इसी तरह से अप टू वेरिएबल n तक आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। एग्जांपल में अभी जो आप दो वेरिएबल में इनपुट लिए थे a और b में, उसके वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली सी आउट a इंसर्शन ऑपरेटर b, बस हो गया, दोनों वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। यहां भी जैसे सी में प्रिंटफ यूज करते थे उसके जगह सी प्लस प्लस में क्या यूज करेंगे? सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। यहां भी प्रिंटफ के तरह %d %f ये सब कोई चीज यूज नहीं करना है, ये सब का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में नहीं है। सब लोग समझ गए? Yes, sir. समझ गए तो लिखिए दोनों को मिला के एक एग्जांपल देखिए। लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम। इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम, यानी दो नंबर इनपुट लेना है और उसका
सम फाइंड करना है। अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। 2 नंबर इनपुट लेना है, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए बी। और अब 2 नंबर इनपुट लेना है, तो उससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, इंटर 2 नंबर। यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको स्टोर करके रख लेते हैं ए और बी में। इस तरह से 2 वैल्यू इनपुट हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, सम करना है, तो हमको एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सी, और अब लिखते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। और इस तरह से ए और बी का वैल्यू ऐड होकर किसमें आ जाएगा, सी में। अब इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो लिखते हैं सी आउट। अगर मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो मैसेज डबल कोट में दीजिए सम इक्वल टू डबल कोट बंद करके इंसर्शन ऑपरेटर सी, और इस तरह से आपका प्रोग्राम बन गया। सब लोग समझे? देखिए सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखने में एक अंतर आपको नजर आ रहा होगा कि सी में एक कंसेप्ट था कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब आपको ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ता था एक ही जगह। लेकिन सी प्लस प्लस में ये बात नहीं है। सी प्लस प्लस में फायदा ये है कि किसी भी यूजर डिफाइंड रिसोर्स की जहां जरूरत हो वहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही सबको डिक्लेयर कर लें। जैसे अभी देखिए हमको ऊपर में 2 ही वेरिएबल की जरूरत थी, ए बी डिक्लेयर किए, इनपुट लिए। आगे चल के आपको लगा कि आप सम को रखने के लिए एक तीसरा वेरिएबल चाहिए, तो हम यहीं पर इंट सी डिक्लेयर किए और सी में वैल्यू को रख दिए। यानी सी प्लस प्लस में ये बेनिफिट्स है कि जहां चाहे वहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको आप ऊपर ही डिक्लेयर करें। एक लाइन सब लोग नोट में लिख लीजिए, इस बात को लिखिए। इन सी प्लस प्लस, in C++ we can declare a variable directly at the point of use. We can declare a variable directly at the point of use. यानी C++ में हम वेरिएबल को डायरेक्टली जहां पर इस्तेमाल करना है वहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले इसको डिक्लेयर करें बाद में यूज करें। समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत? नो सर। हो गया? तो एक दो प्रोग्राम लिखिए जिसको बना लीजिएगा आप लोग। लिखिए राइट ए प्रोग्राम to input the radius of circle and print the area and circumferences. Print the area and circumferences. Area and circumferences. एक दूसरा प्रोग्राम लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों प्रोग्राम बना के लाइएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप कास्टिंग।
हाँ, तो लिखिए टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, और लिखिए 2 लाइन इसके बारे में। लिखिए टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस, टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस टू चेंज द data types of variable, to change the data types of variable during the execution of expression, to change the data types of variable during the execution of expression, full stop। लिखिए, लिखिए there are 2 types of typecasting, there are 2 types of typecasting। सर ड्यूरिंग के बाद सर During the execution of expression हम लिखाए थे कि typecasting is the process to change the data types of variable during the execution of expression, full stop। अब लिखिए there are 2 types of typecasting। फर्स्ट लिखिए implicit typecasting, फर्स्ट में लिखिए implicit typecasting, implicit IMPLICIT, implicit typecasting, या इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। implicit typecasting या इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। और सेकंड में लिखिए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, सेकंड में एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। समझिए सब लोग। देखिए हम बताए कि टाइपकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान अपना डेटा टाइप, अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइपकास्टिंग। फिर से सुनिए, टाइपकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के वक्त टेम्पररी रूप से अपने फॉर्मेट को, अपने डेटा टाइप को बदल लेता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइपकास्टिंग। हम बताए ऐसा कब होता है, तो हम बताए ये 2 केस में होता है। 2 तरह का टाइपकास्टिंग होता है, पहला इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। दोनों के बारे में जानेंगे। लिखिए फर्स्ट इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। और एक लाइन लिखिए, लिखिए इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस to change the data types of variable, to change the data types of variable during the execution of expression automatically, change the data types of variable during the execution of expression automatically, automatically। ये कौन लड़का है? कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले हैं अपना नेम और रोल नंबर लिखा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी लिखा रहेगा हम रिमूव कर देंगे। कि जिसका लिखा हुआ है कुछ नहीं हो सकता, अपना नेम चेंज कीजिए, नहीं तो हम तुरंत अभी रिमूव कर देंगे। देखिए हम बताए इम्प्लिसिट टाइप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली। कीवर्ड्स था ना।
देखिए हम बताए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान ऑटोमेटिकली अपना वैल्यू अपना फॉर्मेट चेंज कर लेता है, अपना डेटा टाइप चेंज कर लेता है। यानी जब एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल खुद ब खुद अपने डेटा टाइप को बदल ले तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऐसा कब होता है? लिखिए एक लाइन इसी में लिखिए, when we use more than one variable, when we use more than one variable with different data type in single expression, comma lower types of variable will be changed, lower types of variable will be changed into the higher types. Hello. Lower types of variable will be changed into the higher types automatically. Hello. बोलिए। अब देखो क्लास चल रहा है, तुमको क्लास होगा पूछ रहा है, तो ग्रुप में तुमको दिखता नहीं है। 11:30 बजे से 1 बजे तक क्लास था, चल रहा है ना सर, नाम पूछे ना सर, कौन है? एक बेवकूफ है, फोन करके पूछ रहा है क्लास चल रहा है। क्या नाम था सर? नेम तो नहीं पता, पूछे नहीं। ट्रू कॉलर में नाम दिखा रहा है आशुतोष विशाल। आशुतोष विशाल नाम का स्टूडेंट। हाँ तो देखिए हम बता रहे, हम क्या लिखा है कि when we use more than one variable with different data type in single expression, comma lower types of variable will be changed into the higher types automatically, और समझिए देखिए हम बतलाए कि जब हम एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं वो भी अलग अलग डेटा टाइप के, तो उस एक्सप्रेशन में जितने भी लोअर टाइप्स का वेरिएबल होगा एग्जीक्यूशन के दौरान अपने आप बदल जाएगा हायर टाइप्स में। यही कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। फिर से सुन लीजिए एक बार, एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाला, एक एक्सप्रेशन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहा है वो भी अलग अलग डेटा टाइप्स के, तो उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान लोअर टाइप्स का जितना भी वेरिएबल होगा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा किसमें? हायर टाइप्स में। देखिए ये लोअर टाइप और हायर टाइप क्या है, जैसे देखिए सबसे जो लोअर न्यूमेरिक में होता है वो होता है शॉर्ट, इससे बड़ा इंट, इससे बड़ा लॉन्ग, इससे बड़ा फ्लोट, इससे बड़ा डबल और इससे बड़ा लॉन्ग डबल। यानी ये हो गया हायर और ये हो गया लोअर। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में सपोज एक इंटीजर यूज हुआ है और एक फ्लोट यूज हुआ है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? फ्लोट है। तो उस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान जितना भी इंटीजर वेरिएबल होगा अपने आप बदल जाएगा फ्लोट में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। समझे सब लोग? यस सर। कैसे ऐसा होगा देखिए एक एग्जांपल सब लोग।
देखिए एक एग्जाम्पल को सब लोग, कितना टाइम हुआ है? 12:10, 40 मिनट से ज्यादा हो गया ना। Yes, sir. आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जानबूझ के, 40 मिनट वाला जो रिस्ट्रिक्शन था उसको ठीक किए थे, अपडेट किए थे, तो वही देख रहे थे काम कर रहा है कि नहीं। कुछ ऑफर आया था सर, क्या? कुछ ऑफर आया था सर उसके वेबसाइट पे, कॉलेज या स्कूल के लिए। हाँ, अभी अपग्रेड करके तब यूज कर रहे हैं, वही हम देख रहे थे 40 मिनट से ज्यादा लेता है कि नहीं। चलिए देखिए आपके सामने, देखिए मोबाइल किसका बज रहा है? हटा उसको वहां से। देखिए इस एग्जाम्पल को भरता है। चलिए देखिए इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, हम एक एक्सप्रेशन लिखे हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2। देखिए तो इस एक्सप्रेशन को गौर से, a कैसा है? इंटीजर है, b कैसा है? फ्लोट है, जबकि 2 कैसा है? इंटीजर है। यानी इस एक्सप्रेशन में दो इंटीजर है a और 2, जबकि b क्या है? फ्लोट है। मतलब इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान दोनों ही इंटीजर अपने आप बदल जाएगा, किसमें? फ्लोट में, और इस तरह से फ्लोट में आंसर आएगा। देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जैसे a प्लस बी, तो a का वैल्यू कितना है? 12 है, b का वैल्यू प्लस b का वैल्यू कितना है? 13 है। देखिए 13 नहीं है, एक्चुअल में b का वैल्यू 13.00 है। क्यों? क्योंकि ये b देखिए फ्लोट है, तो भले ही आप उसमें 13 रखें, लेकिन सिस्टम उसको बदल लेगा किसमें? 13.00 में, जब दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ये दोनों ऐड कैसे होगा, यही सोचना है। देखिए एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, ये दोनों को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? देखिए ये ऐड होगा ही नहीं। जैसे आप याद कीजिए बचपन में अगर आपको 5 और 8.50 ऐड करने दिया जाता था, तो एक्चुअल में बचपन में आप क्या करते थे, इस 5 में भी पॉइंट लगा के 00 कर देते थे, और अब इस दोनों को ऐड करते थे 13.50। देखिए एक्चुअल में बचपन में ऐसा नहीं करते थे, आज भी हम ऐसा ही करते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि आज हम लोग लिखते नहीं हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं मतलब 00। ऐसा इसलिए कि देखिए कभी भी हम डिसिमिलर डेटा टाइप को ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं। हम चाहे भी एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड करना, तो ये संभव ही नहीं है। या तो दोनों इंटीजर होगा तभी ऑपरेशन होगा, या दोनों फ्लोट होगा तभी ऑपरेशन होगा। जैसे अगर हम आपको बोले कि 2 मैंगो और 2 बनाना, कितना हुआ? कितना हुआ? Mango और banana. अलग अलग। देखिए 2 मैंगो और 2 बनाना, ये आपस में जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि दो अलग अलग टाइप को इंडिकेट कर रहा है, एक मैंगो को इंडिकेट कर रहा है और एक बनाना को। हाँ, अगर हम ये बोले कि 2 मैंगो और 2 मैंगो कितना हुआ, तुरंत बोलिएगा 4। लेकिन अगर 2 मैंगो और 2 बनाना बोले तो इसको कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिसिमिलर टाइप है। ठीक इसी तरह से एक इंटीजर और एक फ्लोट कभी जुट ही नहीं सकता है, इसीलिए हम इंटीजर को बदलते हैं किसमें? फ्लोट में, ताकि दोनों सिमिलर हो और तब दोनों को ऐड कर सकें। ठीक यही चीज होता है कि जैसे ही आप a प्लस बी, जैसे ही सिस्टम a और b को ऐड करेगा, तो सबसे पहले a के वैल्यू को बदलेगा फ्लोट में, यानी 12 को बदल दे, 12 जो इसमें इंटीजर है वो बदल जाएगा किसमें? फ्लोट में, यानी 12.00, और b तो 13.00 है ही। अब इस दोनों को ऐड करेगा, क्या आएगा आंसर? 25.00, और अब इसको डिवाइड कितने से करेगा? 2 से नहीं, 2.00 से। 2 तो इंटीजर, फ्लोट से ही डिवाइड होगा, कभी भी इंटीजर से नहीं। यानी ये जो 2 है, कौन बंद कीजिए, ये 2 है, ये भी बदलेगा किसमें? फ्लोट में, यानी 2.00, और अब जब डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा? 12.50। देखिए इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी इंटीजर था अपने आप बदल गया फ्लोट में। इसी प्रोसेस को बोले
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। किन्हीं को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन तो पूछिए। बताइए, कोई परेशानी किन्हीं को समझने में? नो सर। कोई परेशानी नहीं। ये रियलमी कौन है? हटाएं क्या? हम क्या बोले थे? नेम और रोल नंबर रहना चाहिए। तुरंत बदलिए अपना नेम। तो अब लिखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब सेकंड लिखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक लाइन लिखिए इसके बारे में, लिखिए इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू चेंज द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टू चेंज द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, change the data types of variable during the execution of expression, during the execution of expression forcefully, forcefully मतलब जबरदस्ती, forcefully during the execution of expression forcefully जबरदस्ती। और सब लोग समझिए, देखिए नेम ही है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब हम बताए कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाले वेरिएबल को जरूरत के हिसाब से हमको फोर्सली उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़े, जबरदस्ती अगर डेटा टाइप चेंज करना पड़े तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखिए अगर अपने आप डेटा टाइप चेंज कर लेता है, फॉर्मेट चेंज कर लेता है तो वो कहलाया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और अगर हमको फोर्सली डेटा टाइप चेंज करना पड़े तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कैसे? देखिए एक एग्जांपल सब लोग। इसी एग्जांपल में हम जस्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए इसी एग्जांपल को आप दोबारा देखिए, फिर से वही एक्सप्रेशन है c इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और c आउट c। बताइए तो c आउट c क्या प्रिंट करेगा, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? सेम आउटपुट ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सेम आउटपुट ही रह जाएगा ना। नहीं सर 12 करेगा, 12 हो जाएगा सर। सिर्फ 12 प्रिंट करेगा। 12.00 12.00 12.00 क्या करेगा? यस सर। 12.50 नहीं सर 12.00 करेगा सर। कोई करके देखें, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं सब लोग। नहीं सर 12.00। देखिए सेम ही एक्सप्रेशन है a प्लस बी डिवाइड बाय 2, अंतर सिर्फ यही है कि इस बार a के साथ साथ a के साथ साथ b भी इंटीजर है बस। यस सर। देखिए जब c आउट c करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 12.00, ये प्रिंट करेगा 12.00, जो क्या है गलत आंसर है। एक्चुअल आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 12.50 होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट क्या करेगा? 12.00। बंद कीजिए सब लोग अपना ऑडियो।
ये प्रिंट क्या करेगा 12.00। ऐसा क्यों, इसी बात को समझना है। देखिए तो इस एक्सप्रेशन को सही से, a प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू कितना है 13, इस दोनों को ऐड करेंगे तो जब दोनों ऐड होगा तो क्या प्रिंट, क्या मतलब क्या आएगा वैल्यू 25। और इसको डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ 12 आएगा। क्यों, क्योंकि जब इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा 12, क्योंकि जब इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट भी ऑलवेज इंटीजर, तो ये 12 रिटर्न करेगा। और उस 12 को आप किसमें रख रहे हैं, सी में, और सी क्या है फ्लोट वेरिएबल है। चूंकि सी फ्लोट वेरिएबल है इसलिए वो क्या करेगा 12 को बदल देगा फ्लोट में, और इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 12.00। समझे? यस सर। लिखिए द अबव प्रोग्राम जनरेट्स, प्रोग्राम लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए द अबव प्रोग्राम जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट। द अबव प्रोग्राम जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट। लिखिए टू रिमूव दिस प्रॉब्लम या टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, to resolve this problem we need explicit typecasting. To resolve this problem we need explicit typecasting। हम बताएं कि ये प्रोग्राम क्या है, गलत आंसर दे रहा है, आंसर आना चाहिए 12.50 लेकिन ये आंसर दे रहा है 12.00, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को ऑपरेट नहीं कर रहा है। यस सर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एकदम एक्यूरेट वैल्यू आए तो इसके लिए देखिए ये एक्सप्रेशन है इंटीजर, जबकि रिजल्ट एक्यूरेट क्या होगा फ्लोट में आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आपको जबरदस्ती बदलना होगा फ्लोट में, क्योंकि अपने आप तो एक्सप्रेशन फ्लोट में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको जबरदस्ती बदलना होगा फ्लोट में। और इसके लिए हमको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को फ्लोट में बदलना है, तो हम इस एक्सप्रेशन से पहले लिख देंगे फ्लोट। जैसे ही फ्लोट लिखेंगे देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब पहले ए बी और 2 तीनों का तीनों बदलेगा किसमें, फ्लोट में, और जब तीनों फ्लोट में बदलेगा क्या होगा 12.00 प्लस 13.00 ऐड करेगा 25.00 और इसको डिवाइड कितने से करेगा 12.00 से, और इस तरह से आंसर आपका बदल जाएगा कितना 12.50। समझे सब लोग? यही कहलाया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सर 2 से चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, 2 को 2.0 नहीं करेंगे, 2.0 किए ना, देखो तो अरे जैसे ही हम ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। ऑटोमेटिक कहाँ हो रहा है, हम फ्लोट लगाए हैं ना, एक्सप्रेशन से पहले फ्लोट लगाए कि एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल सबका सब बदल जाएगा किसमें, फ्लोट में। मतलब ए भी फ्लोट में, बी भी फ्लोट में और 2 भी फ्लोट में। तो देखो एप्लीकेशन कैसे हुआ 12.00 प्लस 13.00 कितना हुआ, जोड़ के 25.00, और इसको डिवाइड कितने से करेंगे 2.00 से, और इस तरह से आंसर क्या आएगा 12.50। समझे? किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में, कोई प्रॉब्लम हो किन्हीं को तो बताइए। नो सर। अच्छा ए प्लस बी को अगर इंट रखेंगे, मतलब फ्लोट रखेंगे ए और बी को, और सी को इंट रखेंगे तब क्या होगा सर? उससे कुछ मत पूछो, समझ गया। ए और बी को इंट रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन इंटीजर होगा तो रिजल्ट इंटीजर देगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा क्या बोला, ए बी को फ्लोट रखेंगे, तो फ्लोट रखेंगे तो रिजल्ट फ्लोट आएगा। अब उसको इंटीजर में तुम रखेगा तो क्या होगा, फ्लोट वैल्यू जब इंटीजर में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिखाएगा, बाकी चीज दिखाएगा। ये क्या पूछ रहा है, इसमें टाइप कास्टिंग की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी फ्लोट में रहेगा। हाँ सर ठीक है। अरे सिंपल समझो, एक जग के पानी को एक गिलास में रखोगे तो क्या होगा, ग्लास के साइज नहीं कैसे होगा, होगा ही।
ग्लास का जितना साइज ग्लास का जितना साइज है उतना वो पानी रखेगा, बाकी को फेंक देगा, मतलब गिरा देगा, बाकी को निकाल देगा। जब फ्लोट की वैल्यू को तुम इंट में रखोगे तो क्या होगा, इंट अपना इंटीजर पार्ट रख लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को फेंक देगा, छोड़ देगा, बस। क्या कोई दिक्कत है समझने में? क्लियर है? आगे बढ़े? नो सर, नो। हाँ बोलो नो सर। कौन नो सर बोला? क्लियर है सर, क्लियर अच्छा है। क्लियर है ये बोला। अच्छा देखिए ठीक है क्लियर है, लेकिन फिर भी हम एक बात और थोड़ा सा इसमें डीप में समझाना चाहते हैं। क्या चीज? जैसे आपको लग रहा होगा कि ये टाइप कास्टिंग इतना बड़ा कोई बात तो है नहीं। आपको लग रहा होगा कि मान लो टाइप कास्टिंग हम नहीं भी कर रहे थे, जैसे अगर यहां से हम फ्लोट हटा ही देते हैं तो क्या आंसर आ रहा था? 12.00 आ रहा था। और अगर टाइप कास्टिंग हम इतना ध्यान देकर के, इतना दिमाग लगा के अगर फ्लोट लगा देते हैं तब आंसर क्या आएगा? 12.50। यानी अगर हम टाइप कास्टिंग नहीं भी करते हैं तो ये इफेक्ट किसको करेगा? सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को करेगा, न्यूमेरिक पार्ट को तो नहीं करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस किसमें आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट में। क्या यही ना होगा? यस सर। देखिए अगर हम मान लें अभी ये जो वैल्यू है इसको हम रुपया मान लें, मान लीजिए कोई आपको 12.5 रुपया देने वाला था, 12 रुपया ही दिया, क्या आप उससे लड़ाई कीजिएगा? 12 रुपया क्यों दिया? नहीं लड़ाई कीजिएगा। मतलब 12 हो 12.5 हो आप मान लीजिए, अच्छा चलो छोड़ो 12.5 हो गया, मतलब कोई टेंशन वाला बात नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ही लॉस होगा, एक्चुअल वैल्यू पर तो कोई अंतर नहीं आएगा। यानी अगर 12.90 है तो 90 बहुत तो लॉस हो जाएगा, लेकिन 12 तो लॉस नहीं होगा। यानी टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं तो इससे मैक्सिमम आपको घाटा कितना होगा? 1 से कम, 1 या इससे ज्यादा तो कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि अगर हम टाइप का एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं भी करते हैं तो हमको घाटा क्या होगा? मैक्सिमम घाटा 1 से कम रहेगा, 1 कभी नहीं होगा, या 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। यही बात निकल के आया टाइप कास्टिंग का मतलब। लेकिन नहीं, देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, इतना सिंपल नहीं है ये। हम इसका एग्जांपल देते हैं एक, जैसे देखिए अभी हम आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिए। क्या प्रोग्राम दिए? एक प्रोग्राम दिए कि सर्किल का रेडियस इनपुट लेना है और उसका एरिया प्रिंट करना है। हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। देखिए तो सर्किल का रेडियस इनपुट लेना है तो एक रेडियस ले लेते हैं, सपोज इंटीजर ही लिए, और कैलकुलेट क्या करना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 या 22/7 या 3.14। देखिए दो तरह का वैल्यू बोले, एक तो 22/7 और दूसरा 3.14। दोनों तो एक ही चीज है क्या? यस सर। दोनों का मीनिंग एक है। तो देखिए चाहे जो भी हो, रेडियस भले ही इंटीजर हो, लेकिन एरिया जब निकालेंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3.14 से। इसका मतलब है कि जो एरिया होगा वो फ्लोट में आने का चांसेस है, इसलिए हम एरिया को फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट ओके एरिया ले ली। सबसे पहले रेडियस इनपुट लेते हैं, काउट इंटर रेडियस। यूजर जो भी रेडियस इनपुट करता है उसको आर में स्टोर करते हैं और अब एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर, बस हो गया। सी आउट ए, एरिया को प्रिंट कर दिए। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो मैसेज क्या आएगा? इंटर ए रेडियस। मान लीजिए हम कोई रेडियस इनपुट किए, जैसे मान लीजिए हम रेडियस इनपुट किए सपोज 9, हम रेडियस इनपुट किए 9, तो इसका एरिया कितना आएगा? कितना एरिया आएगा? 3.14, यानी मल्टीप्लाई कीजिए 3.14 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू आता है, यानी जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? 254.34।
यही ये आउटपुट आएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अगर हम नो सर। इनपुट 9 करते हैं तो यह आउटपुट एरिया कितना दिखाएगा? 254.34। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि पाई का वैल्यू 3.14 है या 22/7 है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। हम 3.14 लिखें या 22/7, हम अभी 3.14 यूज करके बनाए। अब ऐसा कीजिए कि इस 3.14 को हटा के यहाँ 22/7 कर दीजिए, फिर भी आउटपुट तो सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं, वैल्यू तो तब भी सेम ही रहेगा। क्या 3.14 लिखें या उसके जगह 22/7 रहे लिखें, मीनिंग तो सेम होगा, आउटपुट तो सेम आएगा। लेकिन नहीं, जैसे ही 3.14 को बदल के आप 22/7 कीजिएगा, देखिएगा इसका आउटपुट बदल जाएगा। अभी आउटपुट क्या आ रहा था? 254.34, अब आएगा 243.00। आप तो बोल रहे थे कि टाइप कास्टिंग से मैक्सिमम घाटा कितना होगा? 1 से कम, लेकिन यहां तो देखिए कितना का अंतर हो गया, 10 से भी ज्यादा का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है ये समझिए। देखिए जब यहां आप 3.14 लिखे थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फ्लोट था और बाकी इंटीजर था, तो सबका सब फ्लोट में बदल गया और इसलिए एग्जैक्ट आंसर आया 254.34। लेकिन जैसे ही 22/7 इंटू आर करते हैं तब ये सबका सब क्या है? इंटीजर। और जब सबका सब इंटीजर है तो देखिए इसका एजुकेशन कैसे होगा? 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा सर, इंटीजर है। ये तो 3 आएगा, सिर्फ 3 आएगा। 3 आएगा सर। जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट अभी तुरंत हम क्या बताएं? इंटीजर होगा। तो जब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 3। तो अब देखिए 3 इंटू 9 इंटू 9 यानी कितना होता है? 3 इंटू 9 इंटू 9 होगा 243, और उस 243 को आप किसमें रख रहे हैं? ए में। ये चूंकि फ्लोट है इसलिए ये क्या करेगा? 243.00 प्रिंट कर देगा। और देखिए इस तरह से प्रोग्राम में कितना डिफरेंसेज आ गया आउटपुट में। आप तो बोल रहे थे एक टाइप कास्टिंग के कारण देखिए 10 की वैल्यू का अंतर आ गया। बात समझ रहे हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एक्सप्रेशन में अब आपको जरूरत पड़ेगा किसकी? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। यानी अगर आप चाहते हैं सही वैल्यू प्रिंट करें तो इससे पहले, इस एक्सप्रेशन से पहले लगा दीजिए फ्लोट, और जैसे ही फ्लोट लगाइएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपका ये प्रोग्राम भी सही आंसर देगा 254.34। अब ये ही आंसर करेगा सही। तो बताइए टाइप कास्टिंग का फायदा समझ में आया? यस सर। दिक्कत किन्हीं को समझने में? नो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइप कास्टिंग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग। नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट। और अब इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमको ये बताइए कि ऑनलाइन क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम भी लग रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है वैसे समझ में आ रहा है ठीक से सबको? यस सर, यस सर। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दिखाई ठीक से पड़ता है? यस सर। सुनाई भी Yes, ठीक sir. से पड़ता है सबको? यस सर। अब ये बताइए कि आपको जो कॉलेज आना पड़ता था डेली 10-20 रुपया खर्च करके, तो वो सब तो बच रहा है? सब बच रहा है तो वो सब जब प्रॉब्लम करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। क्या बोलते हैं